एक पुलिस अधिकारी सारा अपने सहकर्मी मारियो के साथ एक डाइनर में बैठी होती है। खाना चुकाने के बाद वह उसके साथ बाहर निकलती है और दोनों प्रीसिंक्ट वापस चले जाते हैं। वे कॉलिन नाम के एक आदमी की तलाश कर रहे हैं जो कई पुलिस अधिकारियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। बाद में घर पर सारा अकेले शराब पीती है, तभी उसकी पार्टनर केटी आ जाती। सारा स्वीकार करती है कि हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती है तो वह खुद को फिर से उसी नरसंहार में खींची हुई पाती है। इसके जवाब में केटी उसे एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस से परिचित कराती। वह समझाती है कि जब लोग सपने देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे पूरी तरह एक अलग जीवन जी रहे हों। उसके पास जो डिवाइस है वह उसी अनुभव का सिमुलेशन कर सकता है। केटी आगे कहती है कि इस डिवाइस के साथ सारा सिर्फ किसी दूसरी जगह पर नहीं हो, वह एक अलग व्यक्ति बन जाएगी। जब सारा पूछती है कि वह कौन बनेगी तो केटी बताती है कि हर उपयोगकर्ता का अनुभव अलग होता है और उसकी पहचान सीधे सारा के अवचेतन मन से निकलती। वह डिवाइस पहन लेती है और केटी उससे कहती है कि वह इसे कुछ घंटों तक आजमा कर देखे कि उसे कैसा लगता है। जैसे ही यह सक्रिय होता है वह खुद को जॉर्ज नाम के एक आदमी के रूप में जागते हुए पाती है, जहां उसका दोस्त क्रिस उसे उठने में मदद कर रहा होता है। क्रिस अचानक एक बंदूक निकालता है जिससे जॉर्ज पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। तभी अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं और दोनों पर अपने हथियार तान देते हैं। उन्हें एक आदमी कॉलिन के पास ले जाया जाता है जो जॉर्ज से कहता है कि अगर उसने बस वही किया होता जो उससे कहा गया था तो यह सब टाला जा सकता था। कॉलिन जॉर्ज की उंगली काटने की धमकी देता है। जॉर्ज और क्रिस पलटकर हमला करते हैं और क्रिस उन आदमियों को गोली मार देता है। जब कॉलिन उनकी कार लेकर भाग जाता है तो वे भागने के लिए दूसरी कार चुरा लेते। जॉर्ज हाथ के इशारों से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। यह दुनिया असली दुनिया जितनी तकनीकी रूप से उन्नत नहीं है। वह क्रिस को ड्राइव करने देता है। क्रिस पूछता है कि क्या उसे पाउला को कॉल करना चाहिए, लेकिन जॉर्ज को उसके बारे में कोई याद नहीं होता, जिससे क्रिस हैरान होकर पूछता है कि क्या जॉर्ज को उसका भी याद। जॉर्ज को क्रिस याद आता है, जिससे क्रिस मान लेता है कि उसे कंक्शन हुआ है और उसे भरोसा दिलाता है कि वे घर पहुंचकर पाउला को कॉल करें। घर पर पाउला उसके घाव को सिलती है और उसे शराब और नशे से दूर रहने के लिए कहती। वह उसकी याददाश्त के बारे में पूछती है और जॉर्ज कहता है कि सब कुछ धुंधला है लेकिन धीरे धीरे वापस आ रहा है। उसे परखने के लिए वह उससे कुछ सवाल पूछती है और जॉर्ज को याद आता है कि वह 2012 में स्थापित की गई कंपनी अवकम सिस्टम्स में काम करता है। उसकी कुल संपत्ति लगभग 4 बिलियन है। पाउला के जाने के बाद क्रिस जॉर्ज से बात करता है और बताता है कि पुलिस को लाशें मिल गई हैं, लेकिन कॉलिन भागने में कामयाब हो गया। जॉर्ज मानता है कि उसे लग रहा है जैसे वह टूट सकता है। क्रिस उसे समझाता है कि जो कुछ उसने झेला है उसे भूलना आसान नहीं होगा और उसे छुट्टी लेने की सलाह देता है। फिर वह जॉर्ज को वही प्रोटोटाइप वर्चुअल रियलिटी डिवाइस दिखाता है जिसे जॉर्ज ने खुद बनाया। हर हेडसेट उपयोगकर्ता के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अनुसार खास तौर पर डिजाइन किया गया है। क्रिस के जाने के बाद जॉर्ज डिवाइस पहनता है और खुद को सारा के रूप में जागते हुए पाता है, जहाँ केटी उसके पास सो रही होती है। बाद में वह अपने साथी से उसी डाइनर में मिलती है और मारियो से कहती है कि खाना फीका लग रहा है, जैसे उसमें कोई स्वाद ही नहीं। वह अपने वर्चुअल रियलिटी के अनुभव को साझा करती है, यह बताते हुए कि जितना ज्यादा समय उसने वहाँ बिताया उतना ही वह उसे परिचित लगने लगा। उन्हें FBI से एक संदेश मिलता है। स्कैन में नरसंहार के जिम्मेदार लोगों का पता चल गया है और उसी रात एक मुलाकात तय की गई है। सारा को यह बहुत आसान लगता है, जैसे सब कुछ अपने आप ही उनके हाथ में आ रहा। वे उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ केटी इसे वही जगह पहचानती है जहाँ वर्चुअल रियलिटी में गोलीबारी हुई थी। वे चुपचाप कॉलिन को सुनते हैं जब वह कुछ लोगों के साथ बात कर रहा होता है। वह उन आदमियों से कहता है कि जिन लोगों के लिए वह काम करता है वे एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं और सिटी हॉल पर परमाणु हमला करने पर विचार कर रहे हैं। मारियो बैकअप बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता, इसीलिए वह अपनी कार की ओर चला जाता है, जबकि सारा पीछे रह जाती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है दूसरा उस पर कुछ फेंकता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह फिर जॉर्ज के रूप में जागती है। वह और क्रिस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। मीटिंग के दौरान वे उससे 23 तारीख की रात उसके ठिकाने के बारे में सवाल करते हैं। उनके अनुसार जॉर्ज पिछले कुछ महीनों से एक सतर्कतावादी मिशन पर था। उसका वकील बताता है कि वह अभी भी अपनी पत्नी की हत्या के वायरल होने के सदमे से उबर रहा है। जैसे ही उन यादों के टुकड़े वापस आने लगते हैं जॉर्ज अचानक घबरा जाता है और उल्टी करने लगता है। पाउला उसकी जांच करती है और बताती है कि उसे गंभीर कंक्शन हुआ जिसने उसकी याददाश्त के केंद्रों को प्रभावित किया। वह कहती है कि उसकी याददाश्त शायद वापस आ जाएगी, लेकिन जॉर्ज मानता है कि वह सब कुछ याद नहीं करना चाहता। उसे अपनी पत्नी की बिल्कुल भी याद नहीं है और वह समझ नहीं पाता कि सिर पर लगी चोट कैसे उसे पूरी तरह उसके मन से मिटा सकती है। पाउला समझाती है कि उसका अवचेतन मन उसे एक गहरे आघात से बचाने की कोशिश कर रहा है। वह ध्यान देता है कि घर में उसकी पत्नी की कोई तस्वीर नहीं है और वह बताती है कि उसकी मौत के बाद जॉर्ज ने ही उन्हें हटवा दिया था। वह आगे
आगे कहती है कि उसके पास शायद कहीं केटी की एक तस्वीर अभी भी हो। जब वह उसे तस्वीर दिखाती है तो वह केटी ही होती है, असली दुनिया वाली। उसे देखते ही उसकी यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है और वह समझ जाता है कि उसके दो रूप हैं, जिसे पावला डेजा वू कहती है। वह अपना सिद्धांत समझाती है कि डेजा वू दरअसल दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जानकारी पहुंचने में होने वाली देर। लेकिन जॉर्ज जोर देकर कहता है यह डेजा वू नहीं है, ये असली यादें हैं। वह जवाब देती है कि ये उसकी वीआर अनुभवों से बनी हुई सिम्युलेटेड यादें। वह उससे कहता है कि ये यादें बार बार लौट रही और पूरी तरह असली लगती। वह इसे नजरअंदाज करते हुए उसे याद दिलाती है कि वह भविष्य में उड़ने वाली कार चलाने वाली कोई लेस्बियन सुपरकॉप नहीं है। लेकिन जॉर्ज को लगता है कि इसके पीछे कोई कहीं ज्यादा गहरी सच्चाई छिपी हुई है। पावला उसे बताती है कि उसका दिमाग उसकी वीआर दुनिया और असली जिंदगी को आपस में मिला रहा है और उसे कुछ समय तक उस डिवाइस से दूर रहने की सलाह देती है। उसके जाने के बाद वह तुरंत फिर से वीआर हेडसेट पहन लेता है और सारा के रूप में जागता है, जहाँ केटी और मारियो उसके साथ होते हैं। मारियो उसे बताता है कि उन्होंने 15 पुलिस अधिकारियों की हत्या के जिम्मेदार लोगों को पकड़ लिया है। कॉलिन को मारियो ने इतनी बुरी तरह पीटा है कि वह कोमा में चला गया है। केटी उसे भरोसा दिलाती है कि अब सब ठीक हो जाए। बाद में घर पर सारा केटी को बताती है कि वीआर दुनिया में वह एक सीधा स्ट्रेट आदमी था। वह समझाती है कि उस हकीकत में उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी और वह हत्यारे को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। वह आगे कहती है कि उस दुनिया में केटी उसकी पत्नी की वीआर दोनों ही हकीकतों में मौजूद और कॉलिन दोनों के बीच एक साझा खड़ी। सारा उसे बताती है कि इस दुनिया में उसे सब कुछ साफ साफ याद, लेकिन दूसरी दुनिया में सब कुछ धुंधला लगता है। फिर भी उसे लगता है कि यहाँ उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। उसके पास एक उड़ने वाली कार है और एक बेदाग पत्नी है जो हर समय स्नेह चाहती रहती है। यह सब उसे बिना किसी हक के मिला हुआ सा लगता है, जैसे किसी पुरुष की कल्पना से बनी हुई दुनिया। केटी समझाती है कि वीआर प्रोग्राम इस तरह बनाया गया है कि वह उपयोगकर्ता की छिपी इच्छाओं के आधार पर परिस्थितियाँ रचता है। केटी कहती है कि पिछले साल हुए नरसंहार के बाद से सारा अपराध बोध में डूबी हुई और वीआर में जाने से ठीक पहले उसने केटी से कहा था कि वह उसके लिए बहुत परफेक्ट है। इसलिए सिस्टम ने ऐसी स्थिति बनाई जहाँ केटी मर चुकी और सारा उस अपराध बोध का बोझ उठा रही। केटी सुझाव देती है कि उसके दिमाग से वीआर प्रोग्राम के सारे निशान मिटा दिए जाए। लेकिन उसी रात नींद न आने पर सारा फिर से डिवाइस पहन लेती है और जॉर्ज के रूप में जागती है। जॉर्ज एक डाइनर में जाता है और इस एहसास से चौंक जाता है कि वह पहले भी वहाँ आ चुका है। तभी क्रिस आता है और उसे बताता है कि उसके पास एक खबर है। फेट्स के पास आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन बुरी खबर यह है कि कॉलिन देश छोड़कर भाग गया है। जैसे ही उनका खाना आता है, जॉर्ज फिर से डाइनर के चारों ओर देखता है, बेचैन होकर, और दोहराता है कि वह पहले भी वहाँ आ चुका है। क्रिस कहता है कि वे यहाँ अक्सर आते हैं, लेकिन जॉर्ज जोर देकर कहता है कि अब उसे सब कुछ याद है और वह समझ चुका है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह घर लौटता है और पावला से कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वह वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही होगी। पावला बताती है कि क्रिस ने उसे फोन किया था क्योंकि वह चिंतित है। जॉर्ज जवाब देता है कि अब ज्यादा समय तक किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपनी कंपनी बेचने की योजना बना रहा है। तभी वह नोटिस करता है कि उसका वीआर डिवाइस गायब है और पावला से पूछता है कि वह कहाँ है। वह उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन वह डिवाइस वापस मांगता है। पावला पूछती है क्यों, और वह जोर देकर कहता है कि उसे असली दुनिया में लौटना है। उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी है। जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है, वह आखिरकार उसे डिवाइस दे देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि उसे स्थायी दिमागी नुकसान हो सकता है और वह कभी जाग भी नहीं पाएगा। वह कहती है कि उसकी दूसरी जिंदगी इतनी परफेक्ट है कि असली नहीं हो सकती। इस पर वह जवाब देता है कि उसने दूसरी दुनिया में केटी से भी बिल्कुल यही बात कही। पावला पूछती है कि क्या वह कभी वापस आएगा और जॉर्ज कहता है कि नहीं। वह उसे बताती है कि अगर वह हमेशा के लिए जा रहा है तो कम से कम एक आखिरी बार उसकी बात सुन ले। उसी पल उसे याद आता है कि उसका और पावला का कभी एक रिश्ता था। पावला खुलासा करती है कि जब केटी गायब हुई थी तब उनका अफेयर चल रहा था। वे पहले ही इसे खत्म करने का फैसला कर चुके थे। जॉर्ज अपनी पत्नी से प्यार करता था और पावला दूसरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती, लेकिन इससे पहले कि वे इसे खत्म कर पाते, केटी गायब हो गई। वह आगे समझाती है कि कॉलिन जॉर्ज द्वारा NSA के लिए बनाए गए एक सॉफ्टवेयर के पीछे था, एक बेहद शक्तिशाली डिक्रिप्शन टूल जो किसी भी सिस्टम को तोड़ सकता था। जॉर्ज ने उसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता था कि यह कॉलिन के हाथों में कितना खतरनाक साबित हो। उसने केटी के बदले कॉलिन को अरबों देने की पेशकश, लेकिन कॉलिन को पैसों में दिलचस्पी नहीं, इसलिए उसने केटी को मार दिया। उसी नुकसान ने जॉर्ज को VR हेडसेट बनाने के लिए प्रेरित किया। वह जोर देकर कहता है कि यह सब सिर्फ एक कल्पना है, कि पावला असली नहीं। पावला उसे चुनौती देती है, पूछती है कि इनमें से कौन सी जिंदगी ज्यादा एक भ्रम लगती है, वह जिसमें उसकी पत्नी की हत्या ने उसे तोड़ दिया है, या वह जिसमें सब कुछ परफेक्ट है और वह खुश है। वह कहती है कि वह उसे नहीं रोकेगी, ये उसका फैसला है। जॉर्ज कहता है कि वह ऐसी जिंदगी के लायक नहीं है, फिर डिवाइस को जमीन पर गिराकर अपने पैर से
उसे कुचल देता है, उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। दूसरी दुनिया में सारा पूरी तरह प्रतिक्रिया देना बंद कर देती और केटी उसे बेचैनी से जगाने की कोशिश कर। एक डॉक्टर केटी को बताता है कि सारा के न्यूरल पाथवे बंद हो चुके हैं और अब वे कुछ नहीं कर सकते। वे स्क्रीन पर उसकी दूसरी जिंदगी को चलते हुए देखते हैं और मारियो समझ नहीं पाता कि उसने उस हकीकत को क्यों चुना। केटी समझाती है कि सारा अपने पापों की सजा चाहती थी, चाहे वे असली हो या कल्पित। एपिसोड का अंत होता है जब केटी झुककर अब कोमा में पड़ी सारा को चूमती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।